हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 दैट इज़ कॉल्ड टर्म लाइफ प्रोसेस। क्या है इस चैप्टर का नाम? लाइफ प्रोसेस। क्वाइट लेंथी है बट बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने इसको, तो आज हम इसका पहला पार्ट आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लाइफ प्रोसेस? क्वेश्चन ये राइज होता है लाइफ प्रोसेस क्या है? जो बेसिक फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, वही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस। इसके अंदर आपके आते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म न्यूट्रिशन? आंसर आता है झट से कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, न्यूट्रिशन। नो, दे आर न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या हैं वो सब? आपके न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट। एंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड अ टर्म न्यूट्रिशन। वही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो दोनों वर्ड्स में अंतर होता है। जिस चीज़ को आप ग्रहण कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, और उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? न्यूट्रिशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन टू फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज़ कॉल्ड अ टर्म न्यूट्रिशन। उसको यूटिलाइज करना क्या कहलाता है? आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसे ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेते हैं? अपने सराउंडिंग से लेते हैं। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड अ टर्म न्यूट्रिशन। अब बात आती है, ये एनर्जी ऑब्टेन करने के बेसिकली 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पहले बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट ओवर हियर, ऑटो, अगर मैंने वर्ड लिखा ऑटो से आप समझते हैं ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो खुद से ही अपने अंदर एनर्जी रिलीज़ करते हैं, खुद ही अपना खाना बनाते हैं, खुद ही एनर्जी रिलीज़ करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड ये नहीं करते। और ऑटोट्रॉप्स का आपका इनटेक करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेसिकली दे परफॉर्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। CO2 की और वाटर की हेल्प से वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद तैयार करते हैं, खुद ही उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाता है? बेसिकली ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और किसकी हेल्प से ये करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एनर्जी की हेल्प से ये करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और जिनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वही क्या कहलाते हैं? आपके ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसलिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ये किसकी हेल्प से अपना खाना बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से खाना बनाते हैं। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रो मीन्स डिपेंडिंग ऑन अदर्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका क्या कहलाता है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं दे जनरली हैव हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी मोस्टली बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। या फिर जितने नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आपने ईस्ट देखा है ना, वो चीज़ को फर्मेंट करना शुरू कर देता है। ईस्ट फर्मेंटेशन आपने सुना होगा। ईस्ट अपना खाना खुद नहीं बनाती, दूसरी चीज़ को फर्मेंट करती है और वहाँ से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स को लेती है। ठीक है, अब ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है पैरासिटिक, एंड थर्ड वन इज होलोजाइक। सबसे पहले हम बात करेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हु आर सैप्रोफाइट्स? सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सैप्रोफाइट्स।
सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल से लेते हैं, अलाइव से नहीं, डेड रिमेन्स। आपने देखा है अगर कहीं पे कोई चीज़ डाई हो जाती है, अगर कहीं पे कोई एनिमल डाई हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ दिन आपको एक गंदी सी पंजेंट सी स्मेल आती है। आफ्टरवर्ड आप फ्यू डेज बाद जाके देखें आपको वहाँ कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी सैप्रोफाइट्स होते हैं, वो उसको क्या कर लेते हैं, फिनिश कर देते हैं वहाँ से। इसका मतलब द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म बट ऑन देयर डेड रिमेन्स, जो डेड रिमेन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके सैप्रोफाइट। एंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट इस कॉल्ड अ टर्म सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उनका इंटेक करने का प्रोसेस और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। सेकंड वन होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं विच एक्ट एज अ होस्ट बॉडी, जो किसी अदर बॉडी के ऊपर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो बॉडी उनके लिए क्या कहलाती है, होस्ट बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है, होस्ट बॉडी। आप लोगों ने अगर अमरबेल का नाम सुना हो, ठीक है, तो अमरबेल खुद येलो कलर की होती है, और वो जिस भी प्लांट के ऊपर जाती है, अमरबेल है ना, अगर सपोज़ यहाँ पे एक प्लांट है तो ये क्या करेगी, उसके ऊपर ट्रैवल करती है, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, और ये प्लांट क्या हो जाता है, बाद में डेड हो जाता है। ये खुद क्या रहती है, उसकी वजह से अलाइव रहती है। क्या रहती है, ये उसकी वजह से अलाइव रहती है। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपना खाना अलाइव प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ डेड, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड अ टर्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड वन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हॉलोजोइक वो होते हैं जो बेसिक 5 फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा, और जो आप सेकंड पार्ट में देखेंगे किस तरीके से होता है। हॉलोजोइक, जैसे ह्यूमन बीइंग हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। इसके अंदर बेसिकली 5 स्टेप्स क्या होते हैं, इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, fourth one is assimilation, last one is egestion. Taking in food is called ingestion. Break down that ingested food into small globules called digestion. उससे फिर एब्जॉर्व करना, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्व करने के बाद उसे एनर्जी को रिलीज कराना, एसिमिलेशन, और रिमूविंग आउट द वेस्ट और द अनडाइजेस्टेड पार्ट इज कॉल्ड टर्म इजेशन। तो हॉलोजोइक जो वो होते हैं जो 5 बेसिक न्यूट्रिशन के स्टेप्स को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करने जाएंगे प्लांट में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका परफॉर्म करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स होता है द टर्म लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसाइज का मतलब होता है बीइंग बिल्ड अप और बीइंग टू प्रिपेयर, लाइट की हेल्प से किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करना, दैट इज कॉल्ड अ टर्म फोटोसिंथेसिस। वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने खाने को प्रिपेयर करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अपना खाना तैयार करते हैं। क्लोरोफिल वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका बेसिकली मेन काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। क्या करता है वो, सनलाइट को ट्रैप करता है। होता क्या है फोटोसिंथेसिस के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। हमें क्या मिल जाता है, एक जो फूड प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें ग्लूकोज, जिसका जनरल बेसिकली फॉर्मूला होता है C6H12O6 विद लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम इट, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करते हैं वो प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज़ की जाती है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, और वो जो O2 रिलीज़ करते हैं वो ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लीव्स में क्या रहता है, प्लांट में स्टोर रहता है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडीशन। अब यहाँ पे 2 चीज़ आएगी, रॉ मटेरियल एंड कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन और रॉ मटेरियल में दोनों में अंतर है। जब भी आपसे रॉ मटेरियल पूछा जाएगा तो प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल सिर्फ 2 ही होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट और क्लोरोफिल रॉ मटेरियल नहीं है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं कि कंडीशन क्या क्या चाहिए। जब भी कंडीशन की बात होगी, कंडीशन 4 होती है बेसिकली, सनलाइट, या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन जब भी रॉ मटेरियल आपसे पूछा जाएगा तो रॉ मटेरियल में आप 2 ही चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे, वो होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कॉज सनलाइट, अगर आप व्हेन यू आर गोइंग टू कुक फूड,
तो उसमें क्या होता है कि बर्नर आपका रॉ मटेरियल नहीं है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके वो उसमें रॉ मटेरियल होते हैं। सेम ओवर हेयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करता है, रॉ मटेरियल का काम करता है। एंड जब भी आपसे कंडीशंस पूछी जाएंगी तो यू हैव टू मेंशन सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओवर देयर। क्लोरोफिल का बेसिकली मेन काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है, आपके सनलाइट को ट्रैप करता है। ट्रैप का मतलब होता है उसको स्टोर करके रखता है। अब बेसिकली जो आपके क्लोरोफिल होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। आउट ऑफ दीज, ये एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है बेसिकली, द मोस्ट कॉमनली फाउंड क्लोरोफिल आउट ऑफ द 6 वो होते हैं A और B। ए और बी जो है उसका बेस तैयार करते हैं, ट्रैपिंग में हेल्प करते हैं। ए और बी क्लोरोफिल ऐसे हैं जो हर ह्यूमिड कंडीशन में, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में, हर तरीके के प्लांट्स में जो हैं ये पाए जाते हैं। ए और बी क्लोरोफिल आपको हर तरीके के प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कि बेसिक क्लोरोफिल है। लेकिन बाकी जो होते हैं, जैसे अगर मैं बैक्टीरिया क्लोरोफिल की बात करूं, वो बेसिकली मार्शी या डैम्प प्लेसेस के प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। जो दलदली क्षेत्र के पौधे होते हैं उनमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होती है, इसीलिए वो डैम्प और शैडी प्लेसेस में वो प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। आपका जो क्लोरोफिल डी होता है वो बेसिकली हिल स्टेशन के प्लांट्स में पाया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर और द ह्यूमिड कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग क्लोरोफिल अलग अलग टाइप के प्लांट्स में जो हैं वो पाए जाते हैं। रॉ मटेरियल हमने आपको बता दिया। अब बात आती है कि कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है। एक ऐसी इक्विलिब्रियम सिचुएशन अगर होती है प्लांट्स के अंदर, होता क्या है इसमें कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिस दौरान फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, क्या क्या, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जब प्लांट के अंदर इक्वली बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है, इट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन इन द प्लांट इज एग्जैक्टली बैलेंस एंड they are using byproduct of each other, that point is called a term compensation point। वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, कंपेंसेशन पॉइंट। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है आपका लाइट, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे स्लोली इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होता है, स्लोली इंक्रीज होता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना लार्ज अमाउंट में उसके लिए क्या होगा, फूड बनाना ईजी होगा। थर्ड वन इज़ वाटर। वाटर भी कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो में हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अकेला कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और टेम्परेचर जो है, एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए ताकि वहाँ से पानी ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेट आपका ना हो और उसका यूज़ फोटोसिंथेसिस में किया जा सके। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने आपको बता दिया, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट के अंदर जो पाए जाते हैं, ठीक है, उनका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रेना जिन्हें आप कहते हो, उनका काम होता है उस जो फॉर्मेशन हुआ है फूड को, उसको वहाँ पर टेम्परेरी क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ से, इसको ध्यान दीजिएगा, जो मिडिल लेयर का क्वेश्चन आ जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस सेल्स को दूसरे किस नेम से जाना जाता है जो कि मिडिल लेयर ऑफ लीफ में पाए जाते हैं। तो बी रिमेंबर दे आर कॉल्ड द टर्म मीजोफिल सेल्स। वो कौन से सेल्स कहलाते हैं, आपके मीजोफिल सेल्स कहलाते हैं। दे आर द बेसिक साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देख लीजिए आप, स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग में आपके हेल्प करता है, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है आपका, और जो कि प्रोटेक्टेड किससे रहता है, आपके गार्ड सेल। गार्ड सेल बेसिकली हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। किस में हेल्प करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। हमने बात करी, यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं, दैट इज़ द फोटोन्स। अब होता क्या है, यही वर्ड अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग वे में जाना जाता है। बेसिकली जो फोटोन वर्ड आया वो भी वर्ड क्वांटम से ही आया। क्वांटम का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए मैंने लिखा क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोला गया, क्वांटम, ठीक है। ये क्वांटम एक प्लांक्स कांस्टेंट या प्लांक क्वांटम के नाम से साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया था कि अगर आप एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती नेचर में, वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। एक वर्ड मैंने बोला यहाँ पे, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट वर्ड का मतलब होता है ब्रोकन,
डिस्क्रीट वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रोकन। वो छोटे छोटे सब पार्टिकल्स में क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। आप अगर म्यूज़िक को भी क्वांटाइज करते हैं, आप उसे कट क्यों कर पाते हैं, अगर आप उसकी ग्राफ को देखेंगे तो उसका भी क्वांटाइजेशन हुआ हुआ होता है, वहाँ पे क्या हुआ हुआ होता है, उसका क्वांटाइजेशन। दैट इज़ अ लार्ज क्लम्प इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल फॉर्म और द स्मॉल पैकेट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी भी सिग्नल की हम बात करते हैं, हम कहते हैं हम इसका क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, हम इसे छोटे छोटे पैकेट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और यहीं से एक वर्ड आया फोटोन, यही स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लाइट, जब हम इन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी की लाइट के टर्म्स में बात करते हैं, देन दे आर कॉल्ड द टर्म फोटोन्स। द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड द टर्म फोटोन्स। क्या कहलाते हैं, वो आपके फोटोन्स कहलाते हैं। अब बात आती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की हम बात करेंगे। बहुत झट से आंसर आता है, लाइट डिपेंडेंट जो लाइट की प्रेजेंस में हो, लाइट इंडिपेंडेंट लाइट की एब्सेंस। नो, इज रॉन्ग। लाइट डिपेंडेंट तो हाँ ऑब्वियस है, द रिएक्शन और द केमिकल रिएक्शन विच टेक इनसाइड द प्लांट इन present only and only in presence of light, they are called a term light dependent reaction. But light independent doesn't mean that they are not working in presence of light. They are working in presence of light or even in the absence of light. Light independent वो होती है, लाइट हो या ना हो, they should be continue working, क्योंकि अगर light independent reactions नहीं होंगी तो plant couldn't be survive at all. तो कुछ light independent reactions भी continue रहती हैं plants के अंदर, ताकि अगर light available नहीं है तो वो reaction क्या रहती हैं, आपकी continue रहती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ द फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर का ब्रेक डाउन हो जाना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म फोटोलिसिस, द डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। What is photolysis? The decomposition of water into hydrogen and oxygen. The decomposition of water into hydrogen and oxygen. ठीक है, इस कॉलर टर्म फोटोलिसिस, वही क्या कहलाता है आपका फोटोलिसिस। अब हुआ क्या कि अब जो एनर्जी तैयार हुई वो किस फॉर्म में प्लांट में स्टोर होती है। बेसिकली आपके सिलेबस में दो हैं, बट देयर वर फर्दर मोर। आपके सिलेबस में एडीपी और एटीपी है। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो लो एनर्जी कंटेंट होता है, और दूसरा होता है एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो हाई एनर्जी कंटेंट होता है। इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं, एक होता है NADP and NADPH. There were two more energy content. NADP का मतलब होता है नाइट्रोजिनस एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, नाइट्रोजिनस एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजनेट मॉलिक्यूल। दे आर वेरी वेरी हाई एनर्जी कंटेंट्स। कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी कंटेंट्स होते हैं, बस आपको इनके नेम पता होने चाहिए। हाँ, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली अब न्यूट्रिशन। एक सेकेंड वेट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन आपका होता है, ठीक है। एनिमल्स आपको पता है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर होते हैं, इन सब के बारे में आप सभी जानते हैं। और जो डिफरेंट बेसिक स्टेप्स होते हैं वो अभी मैंने आपको बताए थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड योर इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है सिंपली टेकिंग इन द फूड। डाइजेशन का मतलब होता है उस फूड को प्रोसेस करके उसको छोटे छोटे इनसॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल्स में या ग्लोमेरुल्स में क्या कर देना, ब्रेक डाउन कर देना। फिर वो प्रॉपर्ली जब डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। उस एब्जॉर्ब फूड से क्या करते हैं हम, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्म एसिमिलेशन। और फिर जो वेस्ट बचता है आपका उसे बॉडी से क्या कर दिया जाता है, इजेक्ट कर दिया जाता है, और द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी। एंड दिस चैप्टर शुड बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट उसमें हम लेके आएंगे कि अमीबा में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है, कैसे होता है एंड ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।